नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज देश की। और आवाज देश की में आज बात करेंगे आजादी के 75 साल और देश के रक्षा क्षेत्र की। देश इन दिनों आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और हमने भी इसे केंद्र में रखकर आवाज देश की शो में गत 75 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा पर सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र की। रक्षा क्षेत्र के बारे में बात करना आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की एक दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के पश्चात रक्षा क्षेत्र में आ रहे बदलाव को फिर से परखने की आवश्यकता कितनी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए आवाज देश की शो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज़ादी के 75 वर्षों में रक्षा क्षेत्र की यात्रा को विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए। और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूँ आपका परिचय और मिलवा देता हूँ शो में देश की आवाज़ बनकर शामिल होने वाले लोगों से भी। सबसे पहले मेजर जनरल सेवानिवृत्त अश्विनी कुमार शिवाच हमारे साथ हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेहरबानी। डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वमूर्ति हैं, पूर्व मुख्य नियंत्रक R&D DRDO और अध्यक्ष एमिटी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है, आप सबका भी बेहद स्वागत है। विशेषज्ञ मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले कुछ चर्चा बिंदु हैं, कोशिश करेंगे कि इन तमाम चर्चा बिंदुओं को समाहित करें अपनी इस चर्चा में। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ मेहमान बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे ही। पहले एक बार नजर डाल लेते हैं चर्चा बिंदुओं पर। चर्चा का बिंदु है आजाद देश के लिए रक्षा क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण होता है। आजादी के 75 साल रक्षा के हिसाब से कैसे रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में किन देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी है। रक्षा क्षेत्र में हम कितने आत्मनिर्भर बन पाए हैं। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं आपसे सर शिवाच साहब, और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम देश के पहले सीडीएस को। क्या कोई वैक्यूम क्रिएट हुआ है? क्या जो हमारी तैयारियां पिछले कुछ वर्षों में लगातार तेज हुई हैं उस गति पर कोई असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। देखो प्रतिबिंब, एक तो बहुत बड़ी दुख भरी घटना है कि हमारे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो, और उनको नियुक्त किया गया था उनकी काबिलियत के कारण, और एक उनके पास एजेंडा था 3 साल के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा था देश के लिए। एक तो था कि किस प्रकार से भारत की फ़ौज को मॉडर्नाइज किया जाए, और उसके बाद था कि कैसे जॉइंटमैनशिप लाया जाए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, और तीसरा था कि थिएटराइजेशन, ये जो थिएटर हैं कमांड के, ये बनाने के लिए, और जो चौथा था कि किस प्रकार से मॉडर्न उसमें साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, ऐसी चीज़ें लाई जाए जो कि कटिंग एज हो भारत की फोर्सेस के लिए। तो ऐसे में उनकी जो प्रीमेच्योर डेथ होने से फ़र्क पड़ेगा, मगर ये भी सच है कि भारत के जो फौज है उसके अंदर बहुत अच्छी एसओपी बनी होती हैं। जो भी कोई आएगा वो मुझे लगता है एसओपी को अपनाएगा और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उस स्पीड को लेगा। क्योंकि बात ऐसी है कि ये पहले सीडीएस थे और इन्होंने काफ़ी होमवर्क कर लिया है और रोड मैप बना लिया है, उसके अंदर माइलस्टोन हैं, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे मैं बता रहा था आपको कि काफ़ी कुछ काम हुआ है, स्पेशली मॉडर्नाइजेशन पे। अभी आपको पता है मॉडर्नाइजेशन में ये ध्यान दिया जा रहा है कि हम जो आने वाली लड़ाई अपने पुराने सोच विचार से नहीं लड़ सकते, बदलाव आना है। और दूसरी बात यह है कि देखो, एक देश जो कि इकोनॉमिकली बहुत बड़ा बनना चाहता है और मिलिट्री एक स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, तो उसको ऐसा नहीं हो सकता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मिलिट्री इक्विपमेंट बाहर से खरीदे। तो उसके अंदर क्षमता और काबिलियत होनी चाहिए कि वो मिलिट्री इक्विपमेंट खुद बना पाए, और यही नहीं, वो मिलिट्री इक्विपमेंट जो है दूसरे देशों को भी दे पाए, जिससे फॉरेन एक्सचेंज जाने के बजाय आए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपने थोड़ा सा प्रकाश डाला है और उस पर हम विस्तार से बात भी करेंगे। डॉक्टर डब्ल्यू सिल्वामूर्ति हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हम सीडीएस साहब को याद कर रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से सशक्त बनाने का प्रयास हमारी सेना को किया है। लेकिन हमने देखा कि हमने ये कदम भी थोड़ा सा देरी से उठाया। हम बात कर रहे हैं 75 बरस में आज़ादी के बाद हम लोगों ने रक्षा क्षेत्र में क्या कुछ किया। अगर इस पर भी नज़र डालें तो हमने देखा बहुत छोटे छोटे देशों ने भी सीडीएस नियुक्त किए हुए थे, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए थोड़ा सा समय ले लिया। उसकी क्या वजह हो सकती है? हमारा आर्म फोर्सेस ये बहुत लार्ज आर्म फोर्सेस है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देखेंगे तो 1.5 मिलियन जी फोर्सेस, इसमें ऑफिसर्स, अदर रैंक्स, ऑल दिस बहुत बड़ा आर्म फोर्सेस है। और इसमें हम 3 ग्रुप्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग पहले काम कर रहे थे, मगर इंटरेक्शन हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, मगर अभी इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, इंटरेक्शन से इंटीग्रेशन। अभी देखेंगे हम 19 अवर बांग्लादेश वार, इसमें पूरा तीनों सर्विसेज काम कर रहे थे और कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया था, इसलिए हम विक्ट्री हुआ है उसमें। सो इसलिए अभी इसको फॉर्मलाइज कर दिया सीडीएस के रूप में। सो हमारा देश तो अभी 75 ईयर्स है, यंग इंडिया है। सो इसलिए ये ज़्यादा देर नहीं लगाया है। कोई भी देर लगाया है ये अच्छा ही किया है। क्या बात है। कोई जो है जब गिलास होता है तो उसमें आधा पानी ढूंढता है, कोई आधा गिलास खाली है, और सर ने कहीं ना कहीं ये बताया कि आधा गिलास भरा हुआ है और आधे को हम बहुत जल्द भरने वाले हैं। लेकिन शुरुआत से बात करते हैं। 1947 में 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए। आज़ादी के ठीक बाद कबायलियों के साथ पाकिस्तानी सेना ने हम पर अटैक कर दिया। 62 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, कारगिल हुआ, और आतंकवाद से तो छद्म युद्ध हम लगातार 7 दशक से लड़ रहे हैं। उस हिसाब से हमारी रक्षा तैयारियां अगर पूरी यात्रा को देखें तो क्या वो संतोषजनक रही हैं? हाँ बिल्कुल प्रतिम, इसमें कोई शक नहीं, बहुत संतोषजनक। देखो सच्चाई ये है जो आपने बहुत अच्छा बताया, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, और जो 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कबीलों ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक प्रकार से हमला कर दिया, और फिर 26 अक्टूबर को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया और वो भारत का हिस्सा बन गया, और 27 अक्टूबर को भारत की पहली टुकड़ी वहाँ पर लैंड की थी श्रीनगर में, जो कि सिख यूनिट थी। और उसके बाद हमने कैसे पलटा बदला और धीरे धीरे हमने सारा वो ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया जो कि वो कबीले ने लिया था। उन्होंने लूट मचाई, उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को मारा, मगर हमने जो और भी कर सकते थे, मैं ये नहीं कहता, मगर कुछ और भी कर सकते थे। मैं आ रहा हूँ कि 1948 में, मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ 1947 में जो इलाका हमने जीता उसको मुझे लगता है हमें लेके आना चाहिए था। पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान हमने नहीं रुकना चाहिए था जहां हम रुके। 1947 के बाद हम 1962 तक कहाँ थे, क्या किया? ये सच्चाई है कि 1947 से 62 तक डिफेंस के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया गया। वहां पर डिफेंस बजट बड़ा कम था। हमने सोचा कि हम पीस लविंग देश हैं और हम नॉन अलाइनमेंट के एक मेंबर हैं, तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, कोई हमारे ऊपर युद्ध नहीं करेगा। और हमने चीन के ऊपर भरोसा किया, पंचशील साइन किया, और आपको पता है 1962 के अंदर हमारे को एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट मिली। इसमें कोई शक और सवाल नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग डिफीट मिली। और जहां जॉइंटमैनशिप की बात कर रहे थे अभी हम, तो उसमें भी देखो कि वहां पर आर्मी और नेवी का जो है इस्तेमाल किया गया, किसी हद तक एयरफोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। हमारे पास एयर पावर थी, हमने 1947 में इस्तेमाल किया, पर हमने 62 में उसका इस्तेमाल नहीं किया। पर हमने बहुत लेसन सीखे। और आपको मालूम होना चाहिए जो फौज हमने लड़ी थी 1962 में, उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे, उसके पास हथियार अच्छे नहीं थे, उनके पास गाड़ियां ठीक नहीं थी, मगर एज अ सोल्जर बिहाइंड द मशीन दे फॉट वेल। मगर सबसे बड़ी बात है कि विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि अगर हमने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो युद्ध की स्थिति बदल सकती थी, कुछ और परिणाम होता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आप लगातार जुड़े हुए हैं, और हम लोगों ने 1948 से तो हमने शायद कोई सबक उस तरीके से नहीं सीखा, लेकिन कहते हैं 1962 के युद्ध के बाद हमने सबक सीखा।
हमने जो है रिसर्च भी शुरू किया, हथियारों को पाना भी और हथियार किस तरीके से हम निर्माण कर सकते हैं उस और भी हम लोगों ने ध्यान दिया। और हम लोगों ने 70 के दशक में परमाणु विस्फोट अपना पहला करके दुनिया को बता दिया कि अब भारत बदल रहा है। अब भारत जो है शांति की बात करता है, लेकिन अपनी संप्रभुता को जो है ताक पर रखकर शांति की बात नहीं करेगा। क्या आपको लगता है 62 का युद्ध भले ही हम हार गए हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था? हाँ जी, एक कहावत है, इट्स अ प्रोवर्ब, टेक्नोलॉजी ड्राइव्स द डॉक्ट्रिन्स ऑफ अ नेशन बोथ इन वॉर एंड पीस। सो इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजीज होना चाहिए, फिर हमारा डॉक्ट्रिन, मिलिट्री डॉक्ट्रिन, उसके ऊपर डिपेंडेंस होगा जी। इसलिए हम 1958 में हमारे देश में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO उसी के रूप में स्थापित हुआ है मेटकाफ हाउस में। और उसमें पहले हमने डिफेंस साइंस में क्या क्या करना है, क्या वेपन्स डेवलप करना है, क्या कर सकते हैं हमारा देश में, इसका इकोसिस्टम कैसे बनाना है, इसको डिस्कस करने के लिए कोठारी, वो पहले साइंटिफिक एडवाइज़र था रक्षा मंत्री के लिए। सो वो पहला शुरुआत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आत्मनिर्भर भारत में भी हो रहा है। उस टाइम पहले डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर उसका नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बदला हुआ है। पहले हम छोटा छोटा हथियार बन रहे थे, राइफल, एम्यूनिशंस। फिर उसके बाद 1980s में हम बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम शुरू किया है, मेन बैटल टैंक, देन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंटीग्रेटेड गाइडर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, ब्रह्मोस, ये सब उसके बाद में आया था। इंटीग्रेटेड गाइडर मिसाइल डेवलपमेंट, ये सब प्रोग्राम वो गेम चेंजर था। पहले हम छोटा छोटा एम्यूनिशंस, आर्म्स बन रहे थे, उसके बाद बहुत बड़ा वेपन प्लेटफॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स वेपन प्लेटफॉर्म बनाना शुरू हो गया। मगर थोड़ा टाइम लगा है। मगर हमारा देश में पहले हमारा डिज़ाइन से एक कार, टाटा इंडिका आने तक एक कार भी नहीं बनाया। हम दूसरे देश से हम टेक्नोलॉजी ले रहे थे, हमारा इंडस्ट्रीज तैयार नहीं हुआ था। पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लाइसेंस प्रोडक्शन, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। मगर अभी DRDO उसको गेम चेंजर कर दिया और हम अभी हमारा देश में मिसाइल्स बन रहे हैं। स्ट्रैटेजिक डिफेंस, हमारा न्यूक्लियर पावर है, 6th न्यूक्लियर पावर है हमारा देश, उसमें DRDO, एटॉमिक एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किए थे। सो वो डेटरेंट है हम स्ट्रांग होंगे, फिर दूसरा देश न हमें नहीं, ताली बजती है हमारा देश। मेरे ये विषय ऐसा है कि बहुत सारे प्रश्न घुमड़ रहे हैं लगातार, और एक के बाद एक मैं प्रश्न करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं, शायद कुछ अपनी बातों को भी अभिव्यक्त करना चाहते हैं। कुछ सवाल कुछ पूछना चाहते हैं दोनों विशेषज्ञ मेहमानों से? जी जल्दी सब जल्दी। जी, गुड आफ्टरनून सर। मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 75 वर्ष से हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, लेकिन आज के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत पहले आयात करता था और अब सारी चीज़ों को खुद ही निर्माण कर रहा है। तो वैश्विक पटल पर रक्षा के क्षेत्र में भारत की महत्ता कैसे बढ़ रही है? आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में मेरा प्रश्न है। आगे कुछ दूसरा। जी सर, तो जैसे कि अभी हमने मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात की है, तो अभी भी भारत बहुत सारे देशों कुछ देशों से पीछे इस मामले में। हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वेपन्स अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुए, तो उस चीज़ को हम फ्यूचर में कैसे कोप कर सकते हैं? आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो सकता है कि सारे वॉर सिर्फ सरहदों पे ना लड़े जाएं, उससे भी ज़्यादा साइबर वॉर्स हो रहे हैं और मतलब बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग कितने रेडी हैं? हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हमेशा ही बहुत ज़्यादा रही है और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। तो आपको लगता है कि अगर आफ्सपा और अभी जैसे जो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट्स से उन्हें नेशनलिज्म फील होगा या फिर वो और ज़्यादा एलिनेटेड फील करेंगे? नमस्कार सर। जैसा कि आपने भी देखा ही, हम राष्ट्रीय शोक मना रहे हैं हमारे जनरल विपिन रावत जी के देहांत की बात। सर मेरा सवाल ये है कि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं सर, आपको पता होगा कि एक फौजी के मन में अभी क्या चल रहा होगा। एक CEO की वीर गति को प्राप्त होने के बाद देश में अलग माहौल था पिछले वर्ष, और आज जब CDS नहीं है तो देश में क्या माहौल है सर? दूसरा मेरा सवाल थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पे है। अभी रशिया की हमारी 2+2 डायलॉग हुआ
उस डायलॉग में 15.5 बिलियन डॉलर्स की डील्स पे बात हुई, नेगोशिएशंस हुई। सर मेरा सवाल ये है कि जो अमेठी में AK-203 राइफल्स की जो बात हो रही थी, वो सर उसे स्टॉल क्यों किया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उसको 2018 में ही अनाउंस कर दिया था, और उसके बाद उसको इतने दिनों तक स्टॉल करना और जस्ट बिफोर द इलेक्शन उसको लाना, क्या उसका भी कुछ पॉइंट है या फिर? जी, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। बहुत कमाल के सवाल हैं ये। जो है ये लोग काम करते हैं या देश की रक्षा के विषय में बहुत गंभीरता से सोचते हैं, तभी इस तरीके के सवाल सामने आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल सबसे पहले है कि हम लोग जिस युग में है वो टेक्नोलॉजी का युग है, और हम पारंपरिक हथियारों से उस तरीके से शायद किसी भी युद्ध को, होने वाले युद्ध को, संभावित युद्ध को ना रोक पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। देखो, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, अगला जो लड़ाई है वो एक बहुत टेक्निकल लड़ाई होगी। वो हाइब्रिड वारफेयर होगा, ग्रे जोन बैटल होगी, साइबर वारफेयर, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी बहुत आपको वजूद होगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर याद रखो कि भारत की जो फौज है वो धीरे धीरे बदल रही है। जैसे जैसे अभी टाइम पास होगा, स्पेशली 10 साल में एक बहुत चेंज आया है। उसमें क्या चेंज आया है? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब क्या है कि 200 से ज़्यादा मिलिट्री आइटम ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया, इंपोर्ट के मतलब नेगेटिव लिस्ट पे। उनको हम नहीं खरीदेंगे, वो हम खुद बनाएंगे। उसके अंदर मिसाइल भी हैं, उसके अंदर आपके टैंक भी हैं, उसके अंदर आपके पास एडवांस लाइट हेप्टर एयरक्राफ्ट भी है, तेजस। उसके बाद आपके पास शिप है। आपने आज एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप बना लिया विक्रांत, जो कि अभी सी ट्रायल पे चल रहा है। तो ऐसे में हुआ क्या है कि भारत ने एक मन बना लिया है कि अब हम सामान जो है बाहर से नहीं खरीदेंगे, हम ज़्यादातर भारत देश में बनाएंगे। देर आए दुरुस्त आए। और अब हो क्या रहा है, अगर हमने सामान बाहर से खरीदना भी पड़े, क्योंकि सारा सामान तो आप नहीं बना सकते, हम ये क्लॉज लगाएंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो भारत में बने। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने K9 वज्रा, एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जो हमने साउथ कोरिया से खरीदी। हमने उसको बोला ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो, भारत में बनेगा। L&T ने उसको यहाँ बनाया। इसी प्रकार से आपकी जो M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, जो कि एक बहुत हल्की गने हैं, जिसको हमने लद्दाख में भी लगा दिया है, और वो एक वैली से दूसरी वैली में चिनूक हेलीकॉप्टर ले जा सकता है। उसको हमने लिया अमेरिका से, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करी, महिंद्रा डिफेंस ने बनाया। इसी प्रकार से आप जो बात कर रहे थे AK-203 की, मैं उसकी कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ना चाहता, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, AK-203 का जो प्लांट लगाया है, जो 15,000 करोड़ का है, उसके अंदर 6 लाख से ज़्यादा हथियार बनेंगे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। तो मतलब ये है कि आज की तारीख में 3 चीज़ें उभर के आई हैं कि हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट बनाएंगे, दूसरा ये है कि हम इतना सामान बनाएंगे कि हम अपना ही नहीं ध्यान दे पाएँ, बाकी ये सामान हम बाहर भी बेच पाएँ। जैसे आज की तारीख में ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ अफ्रीका खरीदना चाहते हैं। आपके एडवांस लाइफ जो एयरक्राफ्ट है, तेजस मार्क 1, UAE एंड इजिप्ट खरीदना चाहते हैं। आपकी जो धनुष गन है, उसको मार्केट में साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रियां लेना चाहती हैं। तो आज आप उस पैगार पे पहुंच गए हैं कि आपके अंदर काबिलियत और क्षमता है कि आप अपने घर में भी सामान बना सकते हो और कुछ दे भी सकते हो। और ये बदलाव है, ये सोच में बदलाव है। क्या बात, और ये बदलाव जो है बहुत जरूरी था। देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर सेल्वमूर्ति, यहाँ पर DRDO की स्थापना बहुत पहले कर दी गई थी, इसरो ने भी बहुत पहले काम शुरू कर दिया था, और अन्य एजेंसीज भी लगातार हथियार जो है देश में बना रही हैं और बेहतर बना सकती हैं। काम तो होता रहा है, क्या काम की गति थोड़ा सा जो है समय समय के साथ उसमें बदलाव आता रहा है? कुछ विशेषज्ञों से मेरी बात हुई थी, रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों की। उन्होंने कहा कि DRDO में हमारा जो है सबसे बेहतरीन ब्रेन DRDO में था, लेकिन DRDO के हाथ उस तरीके से खुले नहीं थे कि वो अपनी क्षमताओं के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएँ। तेजस को ही ले लीजिए, तेजस को जो है बनने में और मिलिट्री को मिलने में बहुत वक्त लग गया, उसकी भी एक वजह यही रही। सभी देश कोई भी वेपन्स बनाते हैं, उसको पहले बेस बनाना चाहिए, इकोसिस्टम ठीक होना चाहिए, क्योंकि लेबॉरेटरी में एक टैंक एयरक्राफ्ट बन सकते हैं, मगर उसको उसी क्वालिटी में मैन्युफैक्चर करके डिलीवरी करना है, मेंटेनेंस करना है। ये सब लाइफ साइकिल ऑफ एन इक्विपमेंट फ्रॉम माइन टू मार्केट, माइन टू सोल्जर, it has to be completely has to be looked at. So पहले इकोसिस्टम ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था?
पहले तो लेबॉरेटरीज, अच्छा लेबॉरेटरीज होना चाहिए। अच्छा, फिर उसका नॉलेज, टैसिट नॉलेज होना चाहिए, कैसे एक टैंक बनाते हैं, कैसे मिसाइल बनाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है, डिवाइसेस है, इसका नॉलेज होना चाहिए। फिर उसको इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करना है टू द क्वालिटी, क्योंकि इसमें मिलिट्री स्पेक्स होता है। मिलिट्री स्पेक्स मतलब इसका हाई स्टैंडर्ड है, रिलायबिलिटी, वाइब्रेशन को, टेम्परेचर को, और इतना अच्छा मटेरियल्स डालना पड़ेगा। इट शुड विथस्टैंड smoke, everything, all vagaries of climates. Like missile, it goes to 6,000 kilometers, it goes to space, so it has to encounter high temperature and pressure. You need the materials, composite material to withstand. So इसका tacit knowledge होना चाहिए। फिर प्रोटोटाइप रूप में लेबॉरेटरी में तैयार करेंगे, फिर उसको इंजीनियरिंग डिज़ाइन में ट्रांसलेट करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको ट्रायल्स करना है, यूज़र ट्रायल्स, पहले टेक्निकल डेमॉन्स्ट्रेटर ट्रायल्स, फिर यूज़र ट्रायल्स, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइंग, सब कुछ इंडस्ट्री को जाता है। अभी लास्ट 6-7 ईयर्स में बहुत परिवर्तन आया है इकोसिस्टम में। पहले हमारा लेबॉरेटरीज अच्छा लेबॉरेटरीज बन गया, हमारा साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट DRDO में और दूसरा लेबॉरेटरीज़ में उनको टैसिट नॉलेज आ गया, ट्रेनिंग और कोलैबोरेशन, विज़िट, इसे हम सीख लिया कैसा बनाते हैं, सो टैसिट नॉलेज आ गया। फिर उसके बाद हमारा इंडस्ट्रीज़, इवन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को हमारा DRDO सपोर्ट करता है, उसको R&D अब्जॉर्प्शन के लिए, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन के लिए, सो हम मदद कर रहे हैं। और अभी प्राइवेट सेक्टर, L&T, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, गॉडरेज, रिलायंस, सो मेनी इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अनुकूलता भी मिलना शुरू हुई है। हाँ, क्योंकि अभी ऑर्डर्स भी ज़्यादा आ रहा है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अभी एक्सपोर्ट को हमने ओपन कर लिया और पॉलिसी में भी बदलाव आया, पॉलिसी में भी बदलाव, पॉलिसी जो है बदली है, और पॉलिसी के बदलने की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं इस और जा रहे हैं। जल्दी जल्दी कुछ सवाल अगर पूछना चाहें। सर, सबसे पहले तो मैं सर को जय हिंद बोलना चाहता हूँ। सर, छोटे सवाल। यस सर, एक्चुअली आई वांट टू आस्क दैट सर, इट इज टोल्ड दैट कि द मोर वी sweat in peace, the less we bleed in war. Sir, I'm asking that ki if we are developing ourselves through various programs of the government, as you said, it is the indication that we are proceeding to some war. नहीं, और ये बताएं इसका। ठीक है, हम ऐसा है कि हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। अगर आप लड़ाई के लिए तैयार हैं तो लड़ाई नहीं होगी, ये याद रखो। शक्तिशाली हैं, सक्षम हैं, तो दूसरा आप पर कभी भी बिल्कुल। इकोनॉमी और मिलिट्री आप जब ही स्ट्रांग हो सकती हैं, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो सकते अगर आप मिलिट्रीली वीक हो, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई हमला कर देगा। आप मिलिट्रीली स्ट्रांग नहीं हो सकते अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो। तो ये देखना है, इसके अंदर एक बड़ा अच्छा बैलेंस रखना पड़ता है आपको इकोनॉमी और मिलिट्री में। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं, तो क्या सरकार ने जो पिछले कुछ वर्षों में अपनी पॉलिसी चेंज की है, उसमें आप रक्षा क्षेत्र में तो आत्मनिर्भर होते ही हैं, आप साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हैं। क्या ये बात सही है जो कदम उठाए हैं सरकार? बिल्कुल देखो सोच बदली है। ये इस सरकार की सोच में बहुत फर्क आया। 10 साल 15 साल आप पूरा भारत बदला है। हुआ क्या है, इकोनॉमिकली भी आप स्ट्रांग होते जा रहे हो, मिलिट्री भी स्ट्रांग होते हैं। और एक आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि आप एक ऐसा देश हो जो कि इकोनॉमिकली बहुत अच्छा बढ़ रहा है, और आप 70 से 80% आप मिलिट्री इक्विपमेंट बाहर से खरीदते हैं, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज सारा बाहर चला जाता है। आपने अपनी इंडस्ट्री को क्यों नहीं एक प्रकार से डेवलप किया? जैसे डॉक्टर सेल्वमूर्ति बता रहे थे, वो वजह कहीं ना कहीं कमी थी, खामियां थी, उनको पूरा करके आज हमारी इंडस्ट्रियल बेस बढ़ी है। आज हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता है, और यही नहीं कि हम बना पाए, हम दे भी सकें। तो मतलब यह है, आज कल को हम उभरती इकोनॉमी हैं, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी 4th की तरफ जाने वाले हैं, 4th लार्जेस्ट हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं। तो हमारे पास दोनों तभी चलेंगे जब हमारे पास समान जो हम मिलिट्री इक्विपमेंट हैं कम से कम 30 से 40% खुद बनाएं, और खुद बनाएं अपने लिए, और बाहर भी दे पाएं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज कर पाए। तो यही वजह रही है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने बेस को इतना नहीं बनाया, क्योंकि इकोनॉमिकली भारत देश को टाइम लगा। आप ये भी सोचो कि आपके साथ जो दूसरे देश हैं,
कुछ देश बहुत आगे निकल गए, आप सिंगापुर जैसे देश की बात करो 1965 के बाद लेकिन सेटबैक भी लगा ना, अगर हम लोगों ने हथियार खरीदे हैं, अपने जैसा कहा कि आपका सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है विदेशों में चला जाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग आर्थिक रूप से भी हमें नुकसान उठाना पड़ा। अगर हम लोग घर में ही अपने हथियार बनाते, छोटे हथियारों से बड़े हथियार पर जाते, तो शायद हम लोग जो है आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाते। अंतिम मैं टिप्पणी आपसे चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि जो अगर आने वाले समय में कोई वॉर हमें जो है करनी पड़ी, तो वो तकनीक के ऊपर आधारित होगी। तकनीक को लेकर हम लोग कितने सक्षम हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना काम करना भी बाकी है। अभी टेक्नोलॉजी बेस बहुत मजबूत हो गया हमारा देश में। प्रोपल्शन हो, कंट्रोल, गाइडेंस, नेविगेशन, मटेरियल्स, इंजीनियरिंग, ये सब अच्छा हो गया। और हम अभी मिलिट्री एमटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी हमने शुरू कर दिया। अमिटी यूनिवर्सिटी में पहले बार फ्लैगशिप प्रोग्राम एमटेक प्रोग्राम, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें कॉम्बैट व्हीकल्स, एरोस्पेस, नेवल सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, then the high energy materials and also the naval systems, and ये चारों verticals में हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे जवान चाहिए, जवान लोग who will be looking after technology। जवान तैयार हैं? Yes, तैयार है, ताली होनी चाहिए। और हमारा नॉलेज पावर, आपने 2 पावर बताया था, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर। तीसरा पावर है हमारा देश का नॉलेज पावर। ये है नॉलेज, क्योंकि डेमोग्राफिक एडवांटेज है। एक आदमी का लाइफ स्पैन में 18 to 30 ईयर्स वो एज है ना, उसी ब्रैकेट में मोस्ट ऑफ द इनोवेशन आता है, आइडियाज़, क्रिएटिविटी, डिसरप्टिव थॉट्स, ये सब उसी एज में आता है। ये सब ये उस फेस में है। ये हमारा देश में है 50% बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स ऑफ 1.4 बिलियन। ये बहुत बड़ा नंबर है। और हमारा एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में 27% हो गया। ये सब अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारा देश में हो रहा है 5-6 साल में। और रक्षा का क्षेत्र ऐसा है जहां पर सतत कार्य करने की आवश्यकता है। अगर सतत रूप से कार्य करेंगे तो आपकी गति धीमी से थोड़ी सी बेहतर, बेहतर से तेज और तेज से बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, और शायद हम उड़ान की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। और आपने जैसा विशेषज्ञ के तौर पर बताया कि किस तरीके से जी प्रतिबिंब, आपने बहुत अच्छा बातचीत की है। देखो एक बात है, आज भारत में के जो इंडियन ओरिजिन के सीईओज अमेरिका में बाहर थे, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं नासा में भारतीय हैं, तो काबिलियत है भारत में। तो ये याद रखो कि ब्रेन ड्रेन की बजाय साइंटिस्ट भारत में काम करें, उनको हम ये माहौल दें, और ये अगला जो वार होगा ये टेक्निकली सेवी होगा। ये याद रखो, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, टेक्नोलॉजी से उसके लिए ये जो यूथ है इसका बड़ा रोल है, और आप लोगों की अहम पत्रिका है, तो आपको ध्यान रखना है। और यही मुझे लगता है भारत की काबिलियत है और ये शक्ति है। ये यूथ भारत की शक्ति है, यूथ हमारी शक्ति है, और यूथ हमारे साथ मौजूद है। और यूथ ने कमिट किया है कि हम तकनीक के माध्यम से देश को एक सशक्त देश के रूप में परिवर्तित करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जनता जनार्दन के रूप में आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।